बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 में हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हम पीछे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ के आए हैं। ये उनकी हेल्प से एक स्पेशल केस डिज़ाइन किया जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का। इसी तरह से सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी डिराइव किए जाएंगे, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब देखें, इसमें हमने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की है, और उस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट पी जो है उसको सिलेक्ट किया है। लेट्स से कि ये पॉइंट पी है, ये वाला। और इस स्फेरिकल सरफेस पे ये जो पॉइंट पी है, हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। जिस तरह से u1, u2, u3 हम पीछे कोऑर्डिनेट्स बना के आ चुके हैं, इसी तरह से हम देखेंगे कि पॉइंट P जो है, यहाँ पर u1, u2 जो और u3 जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट होंगे जो u1, u2, u3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाते हैं। तो ये जो पॉइंट P है, ये इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लेंगे हम, जिसको हम OP का नाम देंगे। ये देखें, हमने इसको पॉइंट P को, ये लेट्स से कि पॉइंट O है, O को P से मिला दिया। ये तो ये एक पोजीशन वेक्टर बन गया, जिसको हमने R का नाम दे दिया है। ये पोजीशन वेक्टर R कहलाएगा। अब देखें, हम इस OP का प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ऑन द XY प्लेन। और देखें, Z एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर R का, उसको हम यहाँ पे थीटा का नाम देंगे। ये देखें, ये एंगल जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये थीटा कहलाएगा। ये पोजीशन वेक्टर R था। पोजीशन वेक्टर R का जो एंगल बना है Z एक्सिस के साथ, हम उसको थीटा का नाम दे रहे हैं। ये थीटा को शो करेगा। अगर आप इस R के अलोंग Z एक्सिस दो कंपोनेंट बनाते हैं, तो वो कंपोनेंट्स जो हैं वो देखें इस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं कि लेट्स से कि वन ऑफ देम ये कंपोनेंट आ गया, और एक कंपोनेंट जो है ये अलोंग Z एक्सिस ये आ गया। तो ये दो कंपोनेंट बन गए हमारे पास R के। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल के साथ जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो R cos थीटा होता है, और जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा कंपोनेंट कहलाता है। इसलिए ये थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इसको हम R साइन थीटा का नाम देंगे। और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम R cos थीटा का नाम देंगे। ये R cos थीटा कंपोनेंट कहलाएगा। तो इस तरह से देखें, हमने R के दो कंपोनेंट बना दिए Z एक्सिस के अलोंग। एक कंपोनेंट जो Z एक्सिस के पैरेलल है वो R cos थीटा है, और जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है उसको हमने R sin थीटा का नाम दिया है। अब मैंने बोला था कि हम OP का अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, चूँकि ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाए कहाँ पे, XY प्लेन में। तो देखें, तो ये OP का प्रोजेक्शन बनता है। ये देखें, यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो R sin थीटा हमने प्लॉट किया था, ये लेट्स से कि यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इसको हम M का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट M कहलाएगा ये। और X एक्सिस के साथ OM का जो एंगल बन रहा है, अब देखें R sin थीटा और OM ये लेंथ में बिल्कुल सेम है। तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से कि हम इस पॉइंट को वैसे QP का नाम दे देते हैं। ये QP और OM दोनों ही लेंथ में सेम है, यानी हमने जो R वेक्टर था उसका जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट था R sin थीटा, समझ लें कि उसी वही जो प्रोजेक्शन था R sin थीटा, उसका प्रोजेक्शन
एज सच जो है वो एक्स वाई प्लेन पे आ गया है और उसको हमने ओ एम का नाम दिया है। तो ये जो ओ एम है ये एक्चुअली लेंथ में सेम है किसके, क्यू पी के। तो क्यू पी और ओ एम लेंथ में सेम है, यानी ये भी आर साइन थीटा ही है, इसको भी हम आर साइन थीटा का नाम ही दे रहे हैं। ये भी आर साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो अब ये जो आर साइन थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम फाई का नाम देंगे, ये एंगल फाई कहलाएगा ये। अब अगर आप इस आर साइन थीटा के दो कंपोनेंट बना देते हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं फाई को। अगर आप इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, देखें हम यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा कंपोनेंट हम ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये इस तरह से हमने दो कंपोनेंट इसके बना दिए। अब देखें, लेट्स से कि आप ओ से यहाँ तक जो लेंथ है ये इसको एल बोल दें और इसको एन बोल देते हैं ये। तो एल एम जो है इसका वाई कंपोनेंट है और एम एन जो है इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। तो इस तरह से यूँ समझ लें कि ये जो ओ एम है ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब बेशक ये प्रोजेक्शन है किसका, ओ पी का, यानी ओ पी का जो प्रोजेक्शन था एक्स वाई प्लेन में हमने उसका नाम ओ एम रख दिया है। अब ओ एम के दो कंपोनेंट हैं, ओ एम के एक कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होता है, मैंने पहले बोला था, उसको हम साइन कंपोनेंट बोलते हैं, और जो एंगल के साथ वाला ये वाला कंपोनेंट होगा यानी ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होगा इसको कॉस कंपोनेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये ओ एम, ये वाला जो कंपोनेंट है ये कहलाएगा ओ एम साइन फाई, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कहलाएगा ओ एम कॉस फाई। जबकि ओ एम किसके बराबर है, वो तो आर साइन थीटा के बराबर था, इसलिए हम इसको लिख देंगे आर साइन थीटा, और यहाँ पे भी ओ एम को क्या लिख देंगे, आर साइन थीटा। तो समझ लें कि हमने आर साइन थीटा जो वेक्टर था उसके दो कंपोनेंट बना दिए। आर साइन थीटा के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एंगल के साथ वाला आ गया, उसको हमने आर साइन थीटा कॉस फाई बोल दिया, जो एंगल के सामने वाला था उसको हमने आर साइन थीटा साइन फाई बोल दिया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये असल में एक्स की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाई, और ये वाई की वैल्यू है क्या, आर साइन थीटा साइन फाई। और ये जो वैल्यू है अलोंग जी एक्सिस, ये वैल्यू लिखी हुई है जी एक्सिस के अलोंग, ये जी की वैल्यू है आर कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू जो है ये जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कहलाएगी। तो इस तरह से फिगर के अंदर से ही हमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पता चल रही हैं। तो मैं इनको वैसे रेज़ कर देता हूँ, ठीक है। हम इनको अब लिख लेते हैं, ये समझाने के लिए थी ये सारी चीज़। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। देखिए जी, तो हमने सबसे पहले इसमें लेट किया है कि लेट पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस, ये वो पॉइंट है पी जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट आर थीटा फाई रिस्पेक्टिवली डिनोट द डिस्टेंस। आप ज़रा ये नोट कीजिएगा कि आर थीटा और फाई जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट द डिस्टेंस ओ पी, यानी आर जो है ये ओ पी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और ओ पी ऑफ पी फ्राम द ओरिजिन, यानी जो आर है वो पी का जो डिस्टेंस है फ्राम द ओरिजिन जिसको हमने ओ पी का नाम दिया है, आर उसको डिनोट करेगा। यानी पॉइंट पी जो है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर बोलेंगे। इस तरह से आगे है जी, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इज़ द एंगल विच ओ पी मेक्स विद जी एक्सिस। तो ये थीटा मैंने पहले बता दिया है कि जो ओ पी वैक्टर यानी जो आर वैक्टर है जो एंगल बना रहा है जी एक्सिस के साथ उसको हमने थीटा का नाम दिया है। एंड फाई की बात होने लगी है अब, एंड द एंगल बिटवीन दी प्रोजेक्शन ओ एम, देखिए मैंने क्या किया था, ओ पी का प्रोजेक्शन ड्रा किया था ओ एम एक्स वाई प्लेन पे, तो ये प्रोजेक्शन किसका है, ओ पी का है। सो जो फाई है वो क्या है, एंगल बिटवीन दी प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ ओ पी, यानी जो ओ पी का जो प्रोजेक्शन ओ एम है वो ओ एम, उस ओ एम की हम बात कर रहे हैं। वो ओ एम जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ हम उसको
फाई का नाम दे रहे हैं। सो ये एक्सप्लेन किया गया। एंड द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ ओ पी ऑन एक्स वाई प्लेन एंड द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के दरमियान में और ओ एम के दरमियान में एंगल है, ये सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया गया है। यानी अगर मैं ये स्टेटमेंट अंदर से काट भी दूँ कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ओ एम एंड द एक्स एक्सिस, तो ये ओ एम की एक्सप्लेनेशन है। कौन सी? ये वाली जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है कि एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ओ एम, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है कि ओ एम क्या है, इट इज़ दी प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ ओ पी ऑन एक्स वाई प्लेन। ये ओ पी का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो वो जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम फाई का नाम देते हैं। मैंने इसको पहले फिगर में भी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है। तो अब देखें, हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स का कि यहाँ पे u1, u2 और u3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी हैव, यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे u1 इज इक्वल टू r, उसको हम r बोल रहे हैं, एंड u2 इज इक्वल टू थीटा एंड u3 इज इक्वल टू फाई। ये u3 इज इक्वल टू फाई आ गया। और यहाँ पे हमने फर्दर ये देखा था, अभी अभी मैंने आपके सामने ये प्रूव किया था कि वेर x इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। आर साइन थीटा का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस के लॉन्ग है वो आएगा कॉस फाई के बराबर, और आर साइन थीटा का वो कंपोनेंट जो y एक्सिस के लॉन्ग है वो आएगा साइन फाई के बराबर। और z जो है वो पहले ही हम बता चुके हैं कि z किसके बराबर है, वो r cos थीटा के बराबर है। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। और फर्दर हम अगर देखते हैं कि r की जो रेंज है वो क्या है, थीटा की रेंज क्या है और फाई की रेंज क्या है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से जो थीटा है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू पाई, और इसी तरह से जो फाई है इट विल बी लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो ये हमारे पास जो हमने कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, और विद द हेल्प ऑफ द फिगर हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सरफेसेस की। तो कोऑर्डिनेट सरफेसेस को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट सरफेसेस में सबसे पहले देखें, एक हमारे पास जो सरफेस बन रही है, ये जो सरफेस ऑफ द सफ़ियर है ये वन ऑफ देम है, ठीक है। और जो सेकंड सरफेस है मैं इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ अभी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, सेकंड की इक्वेशन क्या होगी और थर्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो सरफेस है, कोऑर्डिनेट सरफेस किसकी बात कर रहे हैं हम। वन ऑफ देम जो सरफेस है वो है सरफेस ऑफ द सफ़ियर, जिसके ऊपर पॉइंट पी मौजूद है। और दूसरी सरफेस आपको ये एक प्लेन की फॉर्म में नज़र आ रही है, देखें ये ओ क्यू क्यू पी पी एम। तो ओ क्यू क्यू पी पी एम ये एक प्लेनर सरफेस है, यानी एक हमारे पास कर्व सरफेस आ गई और एक जो है वो एक प्लेन सरफेस आ गई। और जो थर्ड सरफेस है वो भी जो है वो भी एक कर्व सरफेस है, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो असल में एक कोन की शेप में है, और वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं ये तीनों सरफेसेस पॉइंट पी पे। ये एक सरफेस बनेगी। तो हम कोऑर्डिनेट सरफेसेस की बात कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट सरफेसेस जो हैं वो कौन सी होंगी, उनको ज़रा देख लें कि कोऑर्डिनेट सरफेसेस जो हैं वो कौन सी हैं। ये हमने इक्वेशंस जो हैं लिखी हैं, इनको मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि कोऑर्डिनेट लाइंस की जो रिप्रेजेंटेशन है u1, u2, u3 और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका भी पता चल जाए और जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं उनका भी पता चल जाए। सो द कोऑर्डिनेट सरफेसेस आर गिवन बाय coordinate surfaces are given as
उनमें सबसे पहले देखें, हमने आर जो है उसको C1 के बराबर कर दिया है, और आर की इक्वेशन हमें पता है, चूँकि ये एक सफ़ियर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इसकी इक्वेशन बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो आर स्क्वायर होगा वो डेफिनेटली हम उसको C1 का नाम ले रहे हैं, तो ये C1 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो वन ऑफ द सरफेस इज़ द स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि हमने देखा था कि मैंने जब आपको बताया था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने बोला था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में कोई भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हमेशा 3 सरफेसेस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है, इसके ऊपर ये तीनों जो सरफेसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। कोई भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 3 सरफेसेज पे मुश्तमिल होता है। तो 3 सरफेसेज यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करनी होगी कि कौन कौन सी हैं। तो उनमें से एक सरफेस मैंने डिफ़ाइन कर दी है। दूसरी सरफेस नंबर 2 पे देखें, ये नंबर 1 पे आ गई, एंड नंबर 2 पे हम थीटा जो कोऑर्डिनेट है उसको सरफेस C2 के बराबर ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें इस ट्रायंगल के अंदर तो डेफिनेटली टेंजेंट थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये परपेंडिकुलर इसका क्या है, वो है आर साइन थीटा। और अगर आप आर साइन थीटा को देखें तो ये एक्चुअली ओ एम है, और ओ एम अगर आप देखें तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, ये जो राइट एंगल यहाँ पे है इसका, तो ये वैल्यू एक्स के बराबर है, और ये यानी ओ से एल तक और एल से एम तक जो वैल्यू है वो वाई के बराबर है। तो इसलिए ये जो ओ एम है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है, ओ एल बेस है, एल एम परपेंडिकुलर है, और ओ एम हाइपोटेन्यूज है। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज ओ एम जो है वही क्यू पी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्यू पी है वो ओ एम के बराबर है, और ओ एम हाइपोटेन्यूज है, इसलिए हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज हमेशा बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये बराबर आएगी अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये हमने कहाँ से निकाली है, ये आपको मैंने बता दिया है कहाँ से लिया हमने वैल्यू। ये ओ एम और क्यू पी चूँकि बराबर थे तो क्यू पी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो क्यू पी की वैल्यू हमने ओ एम के बराबर करके उसको यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो इसलिए ये बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा। तो ये बेस यहाँ पे जी के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है ओ से क्यू तक का हमने उसको जी के बराबर लिया हुआ है, जो कि आर कास थीटा के भी बराबर है डेफिनेटली। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास सरफेस 2 की। इसको हम चूँकि टेंजेंट थीटा को हमने C2 के बराबर लिखा है तो टेंजेंट C2 लिख सकते हैं। तो टेंजेंट C2 बराबर आ जाएगा, अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर कर ले तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर के। तो ये सेकंड सरफेस जो है ये उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब देखें ये जो सेकंड सरफेस के बाद थर्ड सरफेस है ये कौन सी है, नंबर 3। मैं फिर बाद में इन सरफेसेस को हाईलाइट भी करता हूँ। नंबर 3 पे देखें, सो पहले थर्ड प्लेन की बात करते हैं, थर्ड सरफेस की बात करते हैं। तो वो है जी फाइव इक्वल टू C3। तो फाइव इक्वल टू C3 जो है वो उसकी इक्वेशन आ रही है, यानी अगर आप इसके अंदर से टेंजेंट फाइव फाइंड करते हैं तो टेंजेंट फाइव देखें किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये डेफिनेटली इस ट्रायंगल में ओ एल एम की हम बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर यानी वाई ओवर एक्स के इक्वल है। तो ये वाई ओवर एक्स के बराबर आ जाएगा। तो सिंपली आप रिप्लेस कर दें फाइव को किसके साथ, C3 के साथ। तो ये टेंजेंट C3 बराबर आ गया वाई ओवर एक्स के। या फिर अगर y किसके बराबर आया तो y बराबर आया हमारे पास x इंटू टेंजेंट C3। तो ये 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम यूँ देख सकते हैं कि ये जो लास्ट मैंने बताई है C3 एक
ये जो प्लेन है, ये जो फाई इसको डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले देखें C1 मैंने बता दिया था कि ये आउटर बाउंड्री ऑफ द सफ़ियर है। और नंबर 2 पे देखें, ये एक कोन बन रही है। ये अगर आप नोट करें यहाँ पे, तो ये एक कोन शेप है। तो ये जो कोन है, ये वाली, इस कोन की जो इक्वेशन है, इसको हमने थीटा इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा से लिखा है। तो ये सेकंड सरफेस है हमारे पास, ये जो कोन है। ये अगर इसकी जो वैल्यू है, वो थीटा की वैल्यू हमने लिखी थी कि ये 0 से पाई तक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो ये इस तरह से फैलता चला जाएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब वन डायमेंशनल हो जाएगा जब थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के ऊपर ये बिल्कुल एक मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर आ जाएगा, और फिर दूसरी साइड पे जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। तो बहरहाल इसको ज्योमेट्री को समझ लें आप थोड़ा सा। और इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड सरफेस है, वो एक प्लेनर सरफेस है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये एक प्लेन बन रहा है। ये वाला जो प्लेन है, मैंने पहले इसको भी हाईलाइट किया था, ये प्लेन बन गया। तो क्यू पी एम एक्स ओ एम पी क्यू, ये वाली जो प्लेन है, ये थर्ड सरफेस है। तो ये तीनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी के ऊपर। तो इस तरह से हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा हो जाता है, जिसके अंदर हमने 3 डिफरेंट सरफेसेस को डिस्कस किया है और 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया है। तो बच्चों, आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है एक प्रोजेक्शन इसका, तो ज़रा देख लें। लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पे चूँकि मैंने ये मतलब नेट से फिगर ये उठाई है, तो इसके अंदर ये जो 5 इक्वल टू π/6 है, असल में हमने बाज़ दफ़ा ना डिफरेंट बुक्स में थीटा और 5 की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो अलग अलग की जाती है। तो यहाँ पे समझ लें, जो मैंने थीटा को रिप्रेजेंट किया था, उसने उसको 5 से लिखा हुआ है और 5 को थीटा से। तो इसने दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में चेंज कर दिया है, लेकिन सरफेसेस हम तीनों देख सकते हैं। तो मैं अपने रिस्पेक्ट से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली सरफेसेस ये ग्रीन सरफेस थी, जिसकी इक्वेशन मैंने C1 के नाम से लिखी थी, ये स्फेरिकल सरफेस आ गई। और सेकंड सरफेस जो है, जिसको हमने थीटा के नाम से लिखा था, ये ब्लू शेप में आपको नज़र आ रही है, ये एक कोन शेप है। और जो थर्ड सरफेस है, जिसको हमने 5 से रिप्रेजेंट किया है, ये रेड कलर की जो प्लेन नज़र आ रही है, ये इसकी वैल्यू है। तो ये अगर इसकी रोटेटिंग ज्योमेट्री के अंदर भी गूगल्स पे अवेलेबल है, तो आप इनकी फ़र्दर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको फ़र्दर डीप से एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तो बच्चों, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं अब जल्दी से आपको हैंडआउट से ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम पहले वैसे डिटेल से कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीख के आ चुके हैं कि हमें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो यूनिट वेक्टर्स जो हैं वही उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P मौजूद था। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी मैंने यही स्कीम यूज़ की थी कि एक पॉइंट P लिया था, और उस पॉइंट P के फिर हमने आपको याद होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए थे उसके पोजीशन वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू u1, u2 एंड u3। उससे फिर हमें क्या मिल गया था, टेंजेंट वेक्टर्स मिल गए थे, और वो टेंजेंट वेक्टर्स जो थे उन्हीं को हमने फिर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में बदल दिया था, उनके यूनिट वेक्टर्स बना लिए थे टेंजेंट वेक्टर्स के। तो यहाँ पे भी यही स्कीम हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास पॉइंट P पहले ही मौजूद है। देखें, द पॉइंट P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सरफेसेस, जो हमने अभी बात की है। सो लेट द यूनिट वेक्टर बी डिनोटेड बाय ER, E थीटा एंड E फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हम उनको ER, E थीटा और E फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स को, ठीक है। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये E1, E2, E3 नहीं है अब, ठीक है, बल्कि ये ER, E थीटा और E फाई है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स हैं। तो लेट्स से कि R जो है ये एक पोजीशन वेक्टर है, xi प्लस yj प्लस zk के बराबर है, और x की वैल्यू मैंने लास्ट सीन में आपने देखी थी कि लिखी थी कि r साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है, और y की वैल्यू हमने पुट कर दी वो r साइन थीटा साइन फाई के बराबर है, और z की वैल्यू हमने पुट कर दी वो r कॉस थीटा के बराबर थी। यूनिट वेक्टर i j के वैसे ही आ गए। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं r का विद रिस्पेक्ट टू r। तो डेफिनेटली ये जो पार्शियल डेरिवेटिव r होगा विद रिस्पेक्ट टू r, इसकी डायरेक्शन में और r की डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी इट विल बी अलोंग द r। लेकिन हम एक चूँकि रूल को फॉलो करेंगे, हमने ER
यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैंने उसका तरीका आपको सिखाया है कि वो किसके बराबर होगा। वो अभी हम देखते हैं कि हम सबसे पहले आर को, ये जो पोजीशन वेक्टर था, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट के लॉन्ग। तो इस तरह से 3 डिफरेंट टेंजेंट वेक्टर्स आएंगे। उन 3 टेंजेंट वेक्टर्स के हमने क्या बनाने हैं, यूनिट वेक्टर्स बनाने हैं। कैसे यूनिट वेक्टर्स बनते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड को उनके वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो करली आर ओवर करली आर, हमारे पास एक सबसे पहला वेक्टर आया, तो ये आर की डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। तो इसकी वैल्यू देखें, आर का डेरिवेटिव हमने 1 कर दिया, यहाँ पे भी आर का डेरिवेटिव हमने 1 कर दिया, यहाँ पे भी आर का डेरिवेटिव 1 कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर जब डेरिवेट करेंगे। रिमेनिंग टर्म एज सच रही कांस्टेंट के तौर पे, तो उसको हमने एज सच लिख दिया। अब अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डेफिनेटली हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर फार्मूला लगा के। तो इसके मुताबिक इसका स्केयर आ गया, फिर इसका स्केयर आ गया, इस पूरी वैल्यू इसका स्केयर आ गया। तो इसमें साइन स्केयर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं पहली 2 टर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, और ये जो लास्ट वाला कॉस स्केयर थीटा था ये एज सच लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, ये वेक्टर था, ये हमारे पास वेक्टर है करली आर ओवर आर, और ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड है। तो अब दोनों चीज़ें मौजूद है। मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी, ये देखें, ये सारा फैक्टर 1 हो गया, कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई जो 1 हो गया। रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, वो भी 1 के बराबर होता है, अंडर रूट 1 जो है वो भी 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से करली आर और करली आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 के बराबर आ गई। इसको याद होगा हमने h1 का नाम दिया था जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे। तो जो फर्स्ट वेक्टर टेंजेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती थी उसको हमने h1 का नाम दिया था। तो ये हमारे पास ई आर अगर हमने निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम इस टेंजेंट वेक्टर को, ये टेंजेंट वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड चूँकि 1 है तो यही आंसर दोबारा आ जाएगा। ये वाला जो वेक्टर था पूरा करली आर ओवर आर, ये उसी तरह से हमने दोबारा से लिख दिया। यहाँ से सिर्फ साइन थीटा को कॉमन लिया गया है, ये साइन थीटा कॉमन ले लें, यह आ जाएगा कॉस फाई प्लस साइन फाई, और कॉस थीटा उसी तरह से लिख दिया। इसी तरह से सेकंड में देखें, हम अब वही जो पोजीशन वेक्टर था उसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये देखें, जब आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसको डेरिवेट करेंगे तो साइन थीटा की जगह पे हम ये देखें कॉस थीटा लगा दिया, और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट ले लिए। इसी तरह यहाँ पे भी साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो हमने यहाँ पे ये कॉस थीटा पुट कर दिया, और इसी तरह से ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा के बराबर पुट कर दिया। तो ये हमने कॉस थीटा की जगह पे माइनस साइन थीटा पुट कर दिया। अच्छा, अब देखें हम यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर आ गया करली आर ओवर करली थीटा। तो इसमें भी आर कॉस थीटा हमें कॉमन मिल रहा है, एक और कॉस थीटा ये है और एक और कॉस थीटा ये है, तो इसको कॉमन लेके लिख दिया। तो ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया है करली आर ओवर करली थीटा, इसके बराबर आ गया। अब अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो करली आर ओवर करली थीटा, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, हमने दोबारा वही फार्मूला लगा दिया। मैंने कौन सा फार्मूला बताया था कि एक्स स्केयर, ये इसका एक्स स्केयर है, ये इसका वाई स्केयर है, और ये इसका जी स्केयर है। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, और ये तीनों का हमने स्क्वायर कर दिया। जब तीनों का हमने स्क्वायर किया तो ये देखें दोबारा फिर आर कॉमन आ गया सब में, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये भी कॉमन आ गया। रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं वो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई फर्स्ट 2 टर्म के अंदर हमें मिल गई, और ये साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसा लिख दिया। तो ये छोटे छोटे स्टेप है मैथमेटिकल, इसलिए मैंने इसको जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको डिटेल में मतलब इस लेवल पे बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये नोट से आप खुद से ट्राई करके देख लें, यही आंसर आएगा। तो ये करली आर ओवर करली थीटा की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई, आर इज इक्वल टू, इसको ये करली आर ओवर करली थीटा की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आई है, आर के बराबर आई है, और इसको हमने स्केल फैक्टर h2 का नाम दिया है। ये लास्ट टाइम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में भी हमने ऐसे किया था। अब हम ई थीटा यूनिट वेक्टर निकालेंगे। किस तरह से, ये जो करली आर ओवर करली थीटा वेक्टर आया है, ये वेक्टर आ गया, इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास यानी आर से डिवाइड कर दिया, तो आर आर से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं ई थीटा हमारे पास ये आ जाएंगी। तो ये ई आर का वेक्टर आ गया, इसी तरह से ई थीटा का, इसी तरह से आप ई फाई का वेक्टर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ई फाई यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमने फिर दोबारा जो आर पोजीशन वेक्टर था उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू फाई, उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। और इसमें हमने आर साइन थीटा कॉमन लेके इसको इस तरह से लिख लिया। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आसान है बिल्कुल। और फिर इसकी हमने ये देखें मैग्नीट्यूड निकाली,
और ये वेक्टर आ गया करली आर ओवर करली फाई, ये वेक्टर और ये उसकी मैग्नीट्यूड, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया। करली आर ओवर करली फाई की जो मैग्नीट्यूड आई है वो ये इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रही है। तो करली आर ओवर करली फाई की ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आ रही है वो आर साइन थीटा के बराबर है, और इसको हमने स्केल फैक्टर एच थ्री के बराबर रख लिया। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। हमें ई आर, ई थीटा और ई फाई वेक्टर यूनिट वेक्टर्स चाहिए थे, तो उनकी इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है अब। तो इन इक्वेशंस को आप याद रखें। एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये ई फाई की, इसी तरह से लास्ट सीन में आपने देखा कि ई थीटा की इक्वेशन थी, और उससे पीछे हमने ई आर की इक्वेशन देखी। तो ई आर, ई थीटा, ई फाई तीनों यूनिट वेक्टर्स अब अवेलेबल हैं। और तीसरा हमें जो दूसरा फ़ायदा हमें जो यहाँ से मिला है वो ये है कि हमें स्केल फैक्टर्स पता चल गए हैं। H1 जो है वो 1 के बराबर आ गया है, H2 जो है वो R के बराबर आ गया, और H3 जो है वो R साइन थीटा के बराबर आ गया। तो अब आप ऑर्थोगोनैलिटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये ऑर्थोगोनल है तो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होगा इनमें, तो फिर ये आंसर 0 आएगा। तो ई आर डॉट ई थीटा निकाला, और इसके बाद हमने इसका आंसर देखा तो वो 0 आया। इसी तरह से हम ई थीटा डॉट ई फाई निकालेंगे तो उसका आंसर भी 0 आ गया, और एंड पे हमने ई फाई डॉट ई आर निकाला तो उसका आंसर भी 0 आ गया। तो जिससे पता चलता है, इट शोज दैट ई आर, ई थीटा एंड ई फाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ऑर्थोगोनल, जिससे हमें प्रूफ हो जाता है। फर्दर आप इसको यूँ भी प्रूव कर सकते थे कि हमें पता है कि ये साइक्लिक आर्डर को फॉलो करेंगे, यानी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तीसरे यूनिट वेक्टर्स के बराबर आएगा। तो ये भी आपने एक मेथड आपके सामने डिस्कस किया हुआ है कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किस तरह से लिया जाता है। पहले आप फर्स्ट रो जो बनाते हैं वो यूनिट वेक्टर्स की बनाते हैं, सेकंड रो जो बनाते हैं जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, ई आर के कंपोनेंट्स लिख दिए, फिर ई थीटा के कंपोनेंट्स लिख दिए, तीनों को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आंसर जो है वो ई फाई के बराबर आ गया, यानी ई क्रॉस ई थीटा का आंसर ई फाई के बराबर आया। इसी तरह से आप देखते हैं कि ई थीटा क्रॉस ई फाई का आंसर जो है वो ई आर के बराबर आएगा, और इसी तरह से ई फाई क्रॉस ई आर करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास ई थीटा के बराबर आ जाएगा वापस। तो ये इसका मतलब इससे भी पता चलता है ये कि ऑर्थोगोनल सिस्टम है और एक साइक्लिक आर्डर को ये फॉलो करता है। तो फर्दर ये है कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की हमेशा 1 होती है, तो अगर आप ई आर, ई थीटा और ई फाई के मैग्नीट्यूड्स निकाल देते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 आएगी, और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 आएगी। आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एंड पे देखें, हम अगर जिस तरह से हमने देखा था कि ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल के जो फार्मूले हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो हमें पता होने चाहिए। तो ग्रेडियंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैसे हम निकालेंगे? ग्रेडियंट का फार्मूला कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट का हमें पता है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से सीखा था कि ये 1 ओवर H1 करली F ओवर करली U1 इंटू E1 यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, प्लस 1 ओवर H2 करली F ओवर करली U2 इंटू E2 यूनिट वेक्टर, प्लस 1 ओवर H3 करली F ओवर करली U3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये फार्मूला हम पहले यानी देख चुके हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब देखें हमें एडजस्ट करना क्या है। यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं उनको एडजस्ट करना है। किस तरह से कि हमें H1 की वैल्यू पता है 1 के बराबर है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, H2 R के बराबर आया था, और H3 जो है वो R साइन थीटा के बराबर था। तो ये वैल्यूज़ सिर्फ पुट कर दें, और U1 जो है वो किसके बराबर आएगा? R के, और U2 किसके बराबर आएगा? थीटा के, और U3 किसके बराबर आएगा? वो फाई के। तो उसकी वैल्यू लगा दें। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो फार्मूला है ये ग्रेडियंट का ये बदल जाएगा किसके अंदर? ये देखें, ये सारा फार्मूला अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो बड़ी आसानी से हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब अगर कर्ल का फार्मूला देखते हैं तो वो किसके बराबर था? डेल क्रॉस एफ, और ये सारी वैल्यू हमने लास्ट टाइम देखी थी कि ये 1 ओवर H1 इंटू H2 H3 के बराबर आता है, और डिटर्मिनेंट में हम लिखते हैं H1 E1 यूनिट वेक्टर, H2 E2 यूनिट वेक्टर, H3 E3 यूनिट वेक्टर, करली ओवर करली U1, करली ओवर करली U2, करली ओवर करली U3, H1 F1, H2 F2 एंड H3 F3, यानी ये सारा डिटर्मिनेंट हम लास्ट टाइम कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सीख के आए हैं। अब हमने क्या करना है? जस्ट H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू R, और H3 इज इक्वल टू R साइन थीटा, यानी ये जो वैल्यूज़ हमने ऊपर लिखी हैं H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू R एंड H3 इज इक्वल टू R साइन थीटा, ये वैल्यूज़ जस्ट हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ये जो ऑपरेटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। U1 की जगह पे R लगा दें, U2 की जगह पे थीटा लगा दें, और U3 की जगह पे फाई लगा दें।
हाँ जी, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए मैंने आंसर निकाल दिया है 1/r साइंस की थीटा आ जाएगा, क्योंकि बाहर h1 h2 h3 तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गए। यहाँ पे h1 की वैल्यू लगा दी, और यहाँ पे h2 की वैल्यू लगा दी, और यहाँ पे h3 की वैल्यू लगा दी। ये ER, E थीटा और E फाई उसी तरह से मौजूद है। ये यहाँ पे U1 की जगह पे R आ गया, U2 की जगह पे थीटा आ गया, और U3 की जगह पे फाई आ गया। यहाँ पे भी h1 h2 और h3 की वैल्यूज़ लगा दी गई हैं। इसी तरह से डिफरेंशियल लेंथ हमने पढ़ी थी कि डी एच स्क्र बराबर होता है h1 स्क्र du1 स्क्र कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। तो इसमें जस्ट हमने h1 की जगह पे और h2 की जगह पे और h3 की वैल्यूज़ लगानी है, और u1 u2 और u3 की जगह पे वैल्यूज़ लगानी है। u1 r के बराबर, u2 थीटा के बराबर, और u3 फाई के बराबर, और h1 1 के बराबर, h2 r के बराबर, और h3 r साइन थीटा के बराबर। ये वैल्यूज़ लगा दी तो हमारे पास ds की भी वैल्यू आ गई। डाइवर्जेंस का फार्मूला भी बिल्कुल हमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में नॉन है। ये 1/h1 h2 h3 के बराबर होता है, सॉरी 1/h1 h2 h3 इनटू करली ओवर करली u1 f1 h2 h3 करली ओवर करली u2 f2 h1 h3। ये सारा फार्मूला हमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में नॉन है। जस्ट आपने बेटे इसके अंदर h1 h2 h3 की वैल्यूज़ लगानी है, और u1 u2 और u3 की वैल्यूज़ लगानी है। तो ये फार्मूला डाइवर्जेंस का जो है ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से कन्वर्ट होकर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदल जाएगा, और ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूले हमारे लिए फ्यूचर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़े यूज़फुल हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। और इनकी जो भी इक्वेशंस हमारे पास बनी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स।